विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विनिर्माण उद्योग वाले अध्याय से समझा रहे हैं एल्युमिनियम प्रगलन। कल हमने लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में समझाया था और उसमें समझाया था कि किस तरह से लोहा तैयार होता है, इस्पात तैयार होता है। आज समझिए एल्युमिनियम किस तरह से तैयार होता है। तो देखिए, आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्श करें। चलो छोड़िए, इसे देखिए। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यानी जैसे इस्पात के बारे में पढ़ा था तो वो भी लौह अयस्क को शुद्ध करके लोहा और इस्पात तैयार हुआ। तो खनन के द्वारा जो भी खनिज ज़मीन से निकलता है तो वो अयस्क के रूप में होता है। यानी उसको ज्यों का त्यों उपयोग नहीं कर सकते, उसको पहले हमें शुद्ध करना होता है, शोध करना होता है। तो ये शोधन की क्रिया एल्युमिनियम प्रगलन द्वारा, यानी इसको भी गला करके शुद्ध किया जाता है। ये भी सर्वाधिक धातु है और यह हल्का है, जंग अवरोधी है, यानी जंग नहीं लगती इसमें। ऊष्मा की सुचालक है ये धातु, ऊष्मा इसमें प्रवाहित होती है। लचीला है, मोड़ सकते हैं इसे, तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। यानी अन्य धातु इसमें मिला करके इसको भी कठोर बना सकते हैं। हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बर्तन वगैरह एल्युमिनियम के होते हैं, हवाई जहाज़ एल्युमिनियम से बनाया जाता है और विद्युत तार में भी एल्युमिनियम का उपयोग आपने देखा होगा। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। यानी तांबे की जगह इसका उपयोग हो जाता है, जस्ते के स्थान पर, शीशे के स्थान पर। तो इस वजह से इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है इस धातु का। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ हैं? ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। ये सभी को याद होना चाहिए और नक्शे में भी पता होना चाहिए आपको कि ये स्थान जो है नक्शे में कहाँ कहाँ हैं। ये नक्शे में आप लोग देख करके समझेंगे जो। अब देखिए, प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट जो है यहाँ पर बना करके नीचे ये समझाया गया है। एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया ये बता रहा है और देखिए इस चार्ट के द्वारा किस तरह से एल्युमिनियम तैयार हो रहा है। एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया। बॉक्साइट यानी कच्चा माल, बॉक्साइट खनन के द्वारा प्राप्त होता है। परिवहन और रेल या समुद्र जहाज से इधर से उधर ले जाते हैं। एल्युमिना बॉक्साइट दलन और एल्युमिना घुलन प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचाना और शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, कोयला खान से पिच। एल्युमिनियम शोधशाला में ये प्रक्रिया होती है। और क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्युमिनियम प्रगालक और एल्युमिनियम प्रगालक ये विद्युत किलोवाट प्रति टन अयस्क के रूप में ये तैयार होता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। इसके स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। नियमित ऊर्जा की पूर्ति, यानी एल्युमिनियम का उपयोग क्यों आवश्यक है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये नियमित ऊर्जा की पूर्ति करता है तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता देता है। यानी कच्चा माल भी कम कीमत पर मिल जाता है।
एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित करता है। मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं किस तरह से कि एक कारखाना है जहाँ पर प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित होते हैं और यह प्रगालकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है, यानी जहाँ एल्युमिनियम शुद्ध होकर के तैयार हो रहा है, तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है, यानी उसमें चूँकि प्लास्टिक का हैंडल लगना है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों, ये आपको समझ के बताना है। और दूसरा, परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों। क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी और क्यों, ये आपको समझ करके बताना है। अब देखिए, रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है तथा फैल भी रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है, यानी सकल घरेलू उत्पाद में इसका 3% हिस्सा है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, यानी इस उद्योग का विश्व में 12वें नंबर पर स्थान है और एशिया में तीसरे स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं, यानी छोटी इकाइयाँ भी हैं और बड़ी इकाइयाँ भी हैं निर्मित करने वाली, विनिर्माण करने वाली। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी उर्वरक, जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये अकार्बनिक रसायन में आता है। और नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एश यानी कांच, साबुन शोधक या अपमार्जक कागज़ में प्रयुक्त होने वाला ये रसायन है तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं इसमें। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है, यानी बहुत मांग है और विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ यानी रंगाई वाली दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा सभी को आवश्यकता है, कितनी बड़ी मात्रा में ये बन रहे हैं, उसी से इसकी उपयोगिता समझ में आती है। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया के द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग यानी कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची आपको बनानी है। अब समझें उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, ये कृषि के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल हैं और इनके उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए इसको मंगाना पड़ता है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग, चूँकि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसलिए इनकी उपयोगिता बढ़ी और ज़्यादा उत्पादन किया गया। तो हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं।
और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। अब देखिए सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का आप भी समझते हैं कि क्या उपयोग है सीमेंट का। निर्माण कार्यों जैसे घर बनाना, कारखाना, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल, यानी इस उद्योग में या सीमेंट बनाने में भारी और स्थूल कच्चा माल चाहिए होता है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कोयले वाली ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी, यानी कहाँ ज़्यादा इस उद्योग को लगाया जा सकता है। तो जहाँ ये भारी मात्रा में ये भारी चीज़ें जहाँ उपलब्ध होंगी, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, वहाँ इसको लगाने में सुविधा रहेगी। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाज़ारों की उपलब्धता होती है। भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, उनके नाम बताएं। सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक रसायन के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ। और इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।